नमस्कार। अनन्या एचटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है तो डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निम्न में से किसका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है? तो अशोक का फूल नामक निबंध जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ जिसके सभापति थे। तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन जो हुआ था उसके सभापति थे प्रेमचंद्र जी, और यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था में निम्न में से कौन सा कवि नहीं है? यानी कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन जो 1943 में हुआ था उनमें से कौन से कवि इसमें सम्मिलित नहीं थे? तो अज्ञेय जी थे, नेमचंद्र जैन भी थे, रामविलास शर्मा थे, और गिरजा कुमार माथुर थे, प्रभाकर माचवे थे, भारत भूषण अग्रवाल थे। 7 कवियों का समूह था जिसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस निम्नलिखित में से क्या है? तो लहरों के राजहंस नाटक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह अमृत राय ने इसको लिखा है। कलम का सिपाही यह जीवनी है, प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, और अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है? तो इसका आंसर हो जाता है स्थायी भावों की संख्या जो है भरत मुनि जी के अनुसार 9 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य काव्य के भेद बताइए। तो श्रव्य काव्य के भेद 2 हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित आचार्य कुंतक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो इसके 3 भेद बताए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 भेद। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं।
अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया गया है? तो संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन जो है 12 परिवारों में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों में कितने भेद किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भेद किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 भेद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, ये दोबारा हो गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्थान है? तो पूर्वी बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसका प्रमुख स्थान है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, अवधी का प्रमुख स्थान है। पूर्वी हिंदी बोलियों में अवधी का प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 7वीं 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1926 तक टाइपों की छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट बना लिया जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947 में एक सुधार समिति का गठन किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। और किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 343। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के कितने अंग होते हैं? तो भाषा विज्ञान के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाषा की। भाषा की ध्वनि सबसे लघुत्तम इकाई है। वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ होता है? अगला प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यानी यह मात्रा की परिभाषा है। मात्रा का अर्थ भी आप कह सकते हैं या मात्रा की परिभाषा भी कह सकते हैं। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयोगवाह किसे कहा जाता है? तो आयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। अंग अह, ये जो दो वर्ड होते हैं अंग अह, यही विसर्ग होते हैं, इसी को आयोगवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिपि वह माध्यम है जिसके सहारे भाषा काल तथा स्थान की सीमा के बंधन को पार कर जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा भोलानाथ तिवारी की है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानक भाषा भी कहा जाता है और परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवधी जो है मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू यह मानक भाषा है। अगला है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आप सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु से मानी जाती। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंजाब की यह राजभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की सर्वमान्य भाषा कौन सी है? तो गोवा राज्य की सर्वमान्य भाषा कोंकणी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोंकणी। अगला प्रश्न है, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा में हिंदी शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवासी। इस हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? भारतवासी। अगला प्रश्न है, यशोदा हरिपालने झुलावे हल रावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, यह उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यह टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय से संबंधित कौन से आचार्य हैं? रीति से संबंधित कौन है? ध्वनि से संबंधित, वक्रोक्ति से संबंधित और रस संप्रदाय से संबंधित कौन से आचार्य हैं? उनको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आप यहाँ से सुमेलित करिए। 77 का आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 5, यानी ये राइट ही दिया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय भामह है, रीति संप्रदाय वामन है, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन है, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, रस संप्रदाय विश्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न है,
काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम संप्रदाय है, काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अलंकार संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसमें जो है हो जाएगा माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कथा विषय और आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 भेद किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी के लिए भी शब्द आते हैं जो आपको चुनना होता है, तो इसमें से आप देखिए कि कौन सा शुद्ध है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निष्काम। ये वाला जो निष्काम लिखा है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें से सारे शुद्ध वर्तनी है, समायोजन, सौजन्य, संशोधन, ये सारे सही ही लिखे गए हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग चैनल को बिल्कुल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।